So students, we come on to structure of the contractile protein. आपने देखा कि how was it composed of, M line कहाँ थी, Z line कहाँ थी, मेन है, यही याद रखना है बेटा. H zone कहाँ था, नॉन ओवरलैपिंग जोन, H zone रिलैक्स्ड मसल में. दो ही चीज थी वहां पर जो आपको देखनी थी, H zone, Z line, बस. ठीक है. तो इसमें लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट्स विद इन वन सार्कोमियर ऑफ अ मायोफाइब्रिल. इसी चीज को, ये जेड डिस्क आपको पता है ना, एक्टिन के बीच में होगी, एक्टिन मायोफाइब्रिल्स के बीच में. इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर थिक फिलामेंट्स लैक मायोसिन हेड्स. याद रखिएगा बीच में यहां पर मायोसिन हेड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एरियाज ऑफ मायोसिन एक्टिन ओवरलैप. जहां पर एक्टिन मायोसिन से ओवरलैप करेगा, मायोसिन के हेड वहीं प्रेजेंट होंगे, बीच में नहीं प्रेजेंट होंगे. इस चीज को याद रखिएगा. अब यहां पर इस थिक फिलामेंट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया है और यहां पर इस थिन फिलामेंट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया है. एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, आप डायग्राम देख के खुद समझ जाइए. Each thick filament consists of many myosin molecule whose heads protrude in the opposite directions of the filaments. देख लीजिए. Portion of thick filament myosin का head है. ठीक. अब myosin का head दिख रहा है, इसको और भी बड़ा किया तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और एटीपी बाइंडिंग साइट्स उसके हेड पे दिख रही हैं. और ये टेल है इसकी. यहां पे फ्लेक्सिबल हिंज है. तो एटीपी बाइंडिंग साइट जरूरी है ना, एटीपी जुड़ने के लिए भी एटीपी जरूरी है, छोड़ने के लिए भी, एंटैंगल करने के लिए भी एटीपी का जरूरी होना है और डिसएंगेज करने के लिए भी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है. तो एटीपी बाइंडिंग साइट बहुत जरूरी है ये. और ये एक्टिन बाइंडिंग, ठीक. तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट बहुत जरूरी है बेटा. ठीक है. तो हेड को हैवी मीरोमायोसिन भी कहते हैं और टेल को लाइट मीरोमायोसिन भी कहते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स. यही तो दिया हुआ है, हेड एंड टेल. हेड इज कंपोज्ड ऑफ हैवी मीरोमायोसिन, टेल इज कंपोज्ड ऑफ लाइट मीरोमायोसिन. तो मीरोमायोसिन आर द कंपोनेंट, उसके हैवी और लाइट चेन्स हैं जो कि हेड और टेल रेस्पेक्टिवली बना रहे हैं. जो हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट है इसकी और एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसकी. नॉर्मल पोजीशनिंग. थिन फिलामेंट पे आई है. एनसीईआरटी क्या लिखती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है. देखिए कैसा ग्लोब्यूल होता है. अ थिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन सब यूनिट्स ट्विस्टेड टुगेदर इन अ हेलिक्स प्लस 2 टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी. थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स यानी एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो ये दिया हुआ है, इनको रेगुलेटरी प्रोटीन के रूप में क्लासिफाई किया गया है. दीज आर रेगुलेटरी प्रोटीन. अ पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट, देखिए इस थिन फिलामेंट का पोर्शन है यहां पर, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया है, ये जो थ्रेड गया है, ये येलो रंग से जो है वो ट्रोपोनिन है. और एक्टिन चूंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं तो देखिए ऐसे होते हैं एक्टिन. एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन अटैचमेंट, देख के समझ में आ जाएगा. जिस बच्चे को ये नहीं याद है कि एक्टिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, वो भी याद रख लेगा. ये डायग्राम है पूरा, जस्ट सी. ओके. नॉर्मली एट रेस्ट क्या कुछ चीजें होती हैं वो देख लीजिए. एच जोन अपीयर, एच जोन, ये एच जोन रहेगा. ठीक है. बी, इसमें ये जो हेड होता है ये इसका ना, यही इसके हेड में एंगेज होता है. तो नॉर्मली अलग अलग रहते हैं.
तो एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये एक्टिव साइट फॉर मायोसिन अटैचमेंट, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसको कैप किया रहता है ट्रोपोमायोसिन, इसके ऊपर कैपिंग होती है। तो मायोसिन के जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, they are covered with tropomyosin. They are covered with tropomyosin. ये नॉर्मल एट रेस्ट एच जोन अपीयर करेगा और मायोसिन के जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है दे आर कवर्ड विद ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन अलग पड़ा हुआ है, ट्रोपोनिन का अपना कोई लेना देना नहीं, नॉर्मली एट रेस्ट। देखिए जेड लाइन इतनी दूर दूर है, एच जोन भी प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिंपल, एक फ्लो चार्ट है। ये नर्व से इंपल्स आएगी, एक्साइटेबल होता है ना मसल फाइबर, बताया था। तो यहां से स्टिमुलस आया है, जस्ट सी द स्टिमुलस इज एंटरिंग ओवर हियर, द वोल्टेज सेंसिटिव ट्यूब्यूलर प्रोटीन्स ओपन हो जाएंगे, ये इस तरह से, ठीक। ये टी टिब्यूल्स है, टी टिब्यूल्स और एल टिब्यूल्स दो तरह के टिब्यूल्स होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये वही टी टिब्यूल्स हैं। जब इंपल्स आता है तो कैल्शियम रिलीज चैनल्स, कैल्शियम जो होता है सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, सिस्टर्नीज होती हैं, एम्प्यूला होता है, उसी में से कैल्शियम जो होता है निकल करके सार्कोप्लाज्म में चला जाता है। सार्कोप्लाज्म समझ में आ रहा है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, उसमें चला जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, द एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट्स अलोंग द सार्कोलेमा डाउन द टी टिब्यूल्स, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तो याद है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना सेल के, तो यही वही कनेक्शन है पूरा का पूरा। जब ऊपर से आया था मोटर एंड प्लेट पर, तो मोटर एंड प्लेट के थ्रू, सार्कोलेमा के थ्रू अब अंदर जाना है ना उस सेल सिग्नल को जो कि स्टिमुलेट हुआ था, द एक्शन पोटेंशियल, तो अंदर जाता है थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम यही है। अब ये चीज अगर मेंशन नहीं कराई गई हो सेल बायोलॉजी पढ़ाते समय, तो ये किसकी गलती हुई? कि सार्कोप्लाज्म का ये एग्जाम्पल है बेटा, कि किस तरह से लिखा हुआ है कि भाई एनसीईआरटी में सेल में ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट्स द आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल टू इट्स इनर एनवायरनमेंट, उसका ये एग्जाम्पल है। आप लोग इसी वजह से तो नहीं समझ पाते हो, क्योंकि वहां पर चीजें सिर्फ पढ़ लेते हो या सिर्फ पढ़ा दी जाती हैं। बहरहाल चलिए आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। द एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट किया, और जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक्शन पोटेंशियल को अंदर की ओर रिले करता है ना बेटा, कैल्शियम आयन का रिलीज हो जाता है। ये देखो कैल्शियम आयंस आर रिलीज, द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द टी टिब्यूल्स ऑफ द ट्रायड्स कॉज द वोल्टेज सेंसिटिव टिब्यूल प्रोटीन्स टू चेंज देयर शेप, दिस शेप चेंज ओपन्स द कैल्शियम रिलीज चैनल्स। कुछ नहीं, एक्शन पोटेंशियल जब आता है, ये वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल, तो ये गेट्स हैं, कैल्शियम के गेट्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं। आप इतना याद रखो, वेन एवर द एक्शन पोटेंशियल इज अप्रोचिंग द मसल के अंदर जो सिस्टर्नीज हैं, या एंड आप उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लो, उनके ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं,
and these channels regulate the calcium ions influx और outflux. बस इतना याद रखो आप, याद रहेगा ये कि whenever the action potential is approaching the inner site of the sarcoplasm, these T tubules have a voltage gated calcium channels which open on the commencement of this action potential. They open up और फिर होगा क्या उससे? The calcium ions are released into the cytosol या सार्कोप्लाज्म में ये रिलीज हो जाते हैं. सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है. एक्शन पोटेंशियल आया, टी ट्यूब्यूल्स में वोल्टेज गेटेड चैनल्स में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, कैल्शियम रिलीज हो गया. आगे आइए थर्ड, दिस कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन. अब ये ट्रोपोनिन जो होती है इसकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, इनहिबिटरी साइट होती है. तो कैल्शियम बाइंडिंग, जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन की कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जुड़ गया. अब ये जो एक्टिवेटेड ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोमायोसिन को पकड़ लेगा, एक्टिवेटेड ट्रोपोनिन. तो अब ट्रोपोमायोसिन नॉर्मली क्या कर रहा था? वो मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट को कवर किए हुआ था ताकि जुड़ाव ना हो, लेकिन अब वो ट्रोपोमायोसिन हट गया. The calcium binds to the troponin and removes the blocking action of tropomyosin. Simply written. When this calcium binds to troponin, it changes the shape, exposing the binding sites of myosin, active sites to these thin filaments. ये चीज मैं बोल रहा था आपसे. बेसिकली क्या होता है, एक फ्लो चार्ट बनाओ यहां पर. एक्शन पोटेंशियल आएगा, वो क्या करेगा? कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स को एक्टिवेट कर देगा, चैनल्स को एक्टिवेट कर देगा. किसके? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ठीक, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ साइटोसॉल में. अब ये कैल्शियम क्या करेगा? ये ट्रोपोनिन से जुड़ गया. अब और क्या बना दिया? ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स. अब ये क्या करेगा? ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स. तो मैंने अभी आपको पिछले चार्ट में क्या बताया था कि नॉर्मली ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? वो इस हेड के ऊपर कवर रखता है ताकि जो एक्टिन की जो मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन ना रहे. देखिए इस डायग्राम में साफ साफ दिया है. ट्रोपोमायोसिन ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट्स. ठीक, इन एक्टिव साइट्स को ऐसे ब्लॉक किए हुए हैं. ठीक, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन आएंगे तब उससे क्या हो रहा है? These calcium ion binds to troponin. So these calcium ions are binding to yellow color का troponin. और troponin क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके पहले जो चीज कवर्ड थी, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी, ऐसा ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर दिखाया था ना, तो उसको पहले ये कवर किए हुआ था. लेकिन जब ये कैल्शियम आयन आए तो ये ट्रोपोनिन क्या किया? ट्रोपोमायोसिन को की डोरी थोड़ी नीचे खींच लिया. तो उससे क्या हुआ? मायोसिन के साथ जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स थी वो ओपन हो गई. फिर ये मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बन जाएगा. अचानक तुरंत मायोसिन जो है एक एटीपी खर्चा करेगा और तुरंत जाकर के जुड़ जाएगा. द कॉन्ट्रैक्शन बिगिन. द मायोसिन बाइंडिंग टू द एक्टिन फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज. देखिए ये है क्रॉस ब्रिज. एंड द कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस ब्रिजिंग साइकिल बिगिंस. एट दिस पॉइंट ईसी कपलिंग इज ओवर. यहां पर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज. वापस क्या होता है? अब वो एक्शन पोटेंशियल चला गया
तो कैल्शियम भी वापस सिस्टर्नल स्पेस में चला गया। तो जब कैल्शियम चला गया, जब कैल्शियम वापस चला गया तो ट्रोपोनिन खाली हो गया, तो उसने ट्रोपोमायोसिन को भी छोड़ दिया, तो ट्रोपोमायोसिन वापस इंटैक्ट हो गया अपने पोजीशन पे। तो ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं ये वापस क्लोज कर देगा, ये फिर वापस क्लोज हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बेसिक फिनोमेना का स्ट्रक्चर ही पूरा ऐसा है। एक्शन पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ मिलेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को खींच लेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिन आर ओपन नाउ, तुरंत क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में बेसिक 3 फिनोमेना है जिनको कि आपको याद रखना है। एच जोन खत्म हो जाएगा, एच जोन दिखाता हूं, देखिए जिन बच्चों को उससे ना समझ में आया हो उनके लिए मैंने फिर यहां पर एक डायग्राम बना रखा है, कैसे क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए, द एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड अटैचेस टू द एक्टिन मायोफिलामेंट्स फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज। यहां पे एडीपी प्लस पीआई, एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ, ये थिक फिलामेंट है, और ये पीले रंग से ट्रोपोमायोसिन दिखाया हुआ है जो कि ट्रोपोनिन की वजह से नीचे खिंच गया, एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। सेकंड, द वर्किंग स्ट्रोक, देखिए यही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक वर्किंग। जब जैसे पर्दा, 2 पर्दे होते हैं, बीच में रॉड है, तो यूं खींचता है ये, तो पर्दे पास आ जाते हैं ना आपस में, भाई पर्दे की रॉड है और यहां पे 2 पर्दे कर्टन्स जो हैं वो, जब पर्दों को खींचना होता है तो आप यूं आगे करते हो ना, बिल्कुल सेम एक्शन होता है। द पावर, द वर्किंग स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। द एडीपी प्लस पीआई इज रिलीज एंड द मायोसिन हेड पाइवट्स एंड बेंड्स। पाइवटिंग और बेंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो हेड होता है ना, ये टेल थी, यहां पर हिंज ज्वाइंट होता है, changing to its bent a low energy state, as a result it pulls the actin filaments towards the M line, अंदर की ओर खींचेगा, पर्दे को अंदर की ओर खींचने लगते हैं। ये पुल, भाई दोनों तरफ से खींचेंगे तो पर्दे पास आ जाएंगे। तो ये जो एक्शन होता है ना, दिस इज अ हिंज एक्शन। आप मानिए ये हेड है, ये टेल है, ये ऐसे अटैच हुई, यूं होती है, सारी चीजें पास आ जाती हैं। एक्टिन की जो पर्दे को एक्टिन मान लीजिए और मायोसिन को रॉड मान लीजिए, एक्टिन पास आ जाएगा। दोनों तरफ से करना है तो ऐसे पास। एज अ रिजल्ट इट पुल्स द एक्टिन फाइबर्स टुवर्ड्स द एम लाइन, सेंटर की ओर पुल करने लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी द मायोसिन हेड विल नॉट डिटैच। याद रखिएगा प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। In absence of ATP, the myosin head will not detach, causing the rigor mortis. कभी कभी rigor mortis एक वर्ड है, mortis यानी मर जाने के बाद, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है जो बॉडी होती है, क्योंकि अचानक मौत होने की वजह से क्या होता है कि एटीपी मिलती नहीं है मौत होने की वजह से, तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो वापस नहीं जा पाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रीगर मॉर्टिस कहते हैं इसको। बॉडी अकड़ती है, कैडबर अकड़ता है, क्योंकि डिटैच होने में भी एनर्जी चाहिए, अटैच होने में भी एनर्जी चाहिए। तो वही चीज यहां पे मेंशन की हुई है, एटीपी होनी चाहिए। अब नहीं तो क्या है, क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट के लिए आफ्टर द एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन, द लिंक बिटवीन द मायोसिन एंड द एक्टिन वीकेंस and the myosin head detaches, it breaks off. ये थर्ड है, ठीक है। आफ्टर द एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन, तो एटीपी का अटैचमेंट जरूरी है। फिर से एटीपी बाइंडिंग साइट थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, तो एक एटीपी खर्चा हुई थी यहां पर, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था। दूसरी एटीपी खर्चा हुई यहां पर, तो अब डिटैचमेंट होगा।
नाउ as the ATP is hydrolyzed to ADP plus PI, the myosin hand returns to its present pre-stroke high energy और cocked position, वापस इस पोजीशन में वापस आ जाता है, ये डिटैचमेंट हो जाता है। एटीपी की फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी की वजह से इसकी कॉक स्टेज में वापस आ जाता है। ठीक है, फिर लिखा है दिस साइकिल विल कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज द एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम इज बाउंड टू ट्रोपोनिन। इफ एटीपी इज नॉट अवेलेबल द साइकिल स्टॉप्स बिटवीन द स्टेप्स 2 and 3। यानी अगर एटीपी नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए है बेटा, एटीपी नहीं मिलेगी 2 और 3 यहां पर स्टॉप कर जाएगा प्रोसेस, ये प्लीज याद रखेगा। 2 और 3 पर एटीपी, कभी कभी आप लोगों से नीट में सवाल पूछता है इस तरह के प्रिजम्पटिव सवाल कि एटीपी नहीं मिलेगा तो ये जो साइकिल बना है इसमें साइकिल में कौन से स्टेप में दिक्कत आएगा, पावर स्ट्रोक में दिक्कत आएगा और डिटैचमेंट में दिक्कत आएगा, दोनों में दिक्कत आएगा एटीपी ना मिले तो। ठीक, अटैचमेंट और डिटैचमेंट में दिक्कत आता है। क्लियर हो गया? तो ये मसल की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जिसको कि हक्सले ने 1966 में दी थी। तो इसके कुछ की इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको कि मैं आप लोगों को फिर से वापस लिखवा दूं, वरना आप लोगों को लगेगा कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हो रहे हैं। नंबर 1, H zone disappears, number 1. Number 2, Z line come closure। लिख लीजिए प्लीज ये जो भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं। C, sarcomeres length decreases। D, A band remains unchanged। ये 4 चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपसे इनमें से कोई भी 4 पूछ सकता है, तो आपको पता है। ठीक है, थैंक यू।